नमस्कार दोस्तों। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आप लोग भली भांति जो है अपनी तैयारी को जो है एक सही दिशा में ले जा रहे होंगे। हम लोग जो है बायोलॉजी पढ़ रहे थे और हम चर्चा कर चुके थे कोशिका और उत्तक की। उत्तक में हम लोग जो है एक पाठ पढ़ चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो उत्तक को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक होता है जंतु उत्तक, दूसरा होता है पादप उत्तक। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है जंतु उत्तक के बारे में पढ़े थे। एनिमल जो है टिश्यू है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, और उत्तक के लिए जो बेसिक चीज होती है, परिभाषा क्या होता है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, जो भी बेसिक क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है, इन सभी क्वेश्चन की डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। हम लोग अच्छी तरीके से जो है एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए, किस प्रकार से जो है क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर सॉल्व करिए, तब आपको पता चलेगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। आज की क्लास में जो है उत्तक का जो दूसरा पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट टिश्यू ना। तो प्लांट टिश्यू जिसको हम लोग जो है पादप उत्तक कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो है ये आज समझ में आएगी क्लास, किस प्रकार से जो है पादप उत्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप प्रीवियस ईयर जाके देखिए, अगर उत्तक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो आप बोलिए कि सर नहीं पूछा जाता है, अब इसको मत पढ़ाइए, अगले चैप्टर को पढ़ाइए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई भी एग्जाम उठाकर देखिए, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है उत्तक चैप्टर से या कोशिका चैप्टर से पूछने को मिलता है। अब देखिए, उत्तक से पूछे या कोशिका से पूछे, क्योंकि दोनों जो है इंटर जो है रिलेट है दोनों, क्योंकि उत्तक जो है कोशिका से मिलकर ही बना है। तो ये दोनों चैप्टर में से जो है आपको क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है ना। तो चलिए, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं पादप उत्तक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट टिश्यू ना। देखिए, प्लांट टिश्यू को पढ़ने से पहले जो है हम लोग जो है उसका क्लासिफिकेशन देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अभी हम एनिमल टिश्यू जो पढ़े थे, तो एनिमल टिश्यू में कुछ भी नहीं था। तीन भाग था एनिमल टिश्यू को, और तीनों भाग को जो है हम बांट कर पढ़ चुके थे। और कौन वो तीनों भाग हैं, आप अपने मन में बोलिए कि प्लांट टिश्यू को जो हम लोग तीन भाग में बांट कर पढ़े थे, उन तीनों भाग का नाम बताइए। नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो प्लांट टिश्यू को हम लोग तीन प्रकार के प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम जो है, अगर आपसे कभी भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप जो है अपने मन में आंसर करिए, या अगर कोई नहीं है आसपास तो बोलकर भी आंसर करिए कि सर इसका आंसर ये है ना। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे किसका, पादप उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे। और प्लांट टिश्यू को जो है आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, और एनिमल टिश्यू जो पढ़ चुके हैं उसको आप रिवीजन करते रहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप एक चीज पढ़ लेते हैं और दूसरा टॉपिक पर जैसे ही पहुंचते हैं तो पहला टॉपिक भूल जाते हैं ना। तो जो भूलने की बीमारी है, ये आपको कब दूर होगी, जब उसको बार बार आप रिवीजन करिएगा ना। चलिए, तो पादप उत्तक का हम जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग जो है क्लासिफिकेशन देखते हैं, कि वर्गीकरण करते हैं। क्योंकि पादप उत्तक जो है बहुत बड़ा चीज है। जैसे एनिमल टिश्यू को जो हम आसानी से हम पढ़ लिए ना, तो इसी प्रकार से जो है अभी हम जो पादप पढ़ेंगे। आप देखिए, आपसे हम अभी क्वेश्चन पूछे हैं कि जंतु उत्तक के बारे में। तो जंतु उत्तक जो है वो तीन नहीं था, वो चार था। तो क्या होता है कि जब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये भी दिमाग में रखना है कि सर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वो वाकई सही है ना। इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं को हम बोल देंगे कि आज सूर्योदय जो है पश्चिम में हुआ था, तो आप भी मान लीजिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो चार प्रकार के जो है आपको हम जो है पढ़ाए थे कि जंतु उत्तक होता है, और चारों प्रकार को जो है एक एक करके हम लोग जो है बुरी तरीके से पढ़ चुके हैं। और आज हम जो है पढ़ने वाले हैं पादप उत्तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पादप उत्तक। देखिए, पादप उत्तक जो होता है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तो दो भागों में इसको बांटा जाता है। और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसको आप नोट करिए, जिस प्रकार से हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं आप भी इसको जो है क्लासिफाइड करिए। पहला जो पादप उत्तक का पार्ट होता है इसको बोलते हैं विभा ज्योतकी उत्तक। विभा ज्योतकी उत्तक किसको कहा जाता है? और इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका इंग्लिश भी लिखिए, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो विभाज्योतकी उत्तक का जो है इंग्लिश हो जाता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ठीक है। तो विभाज्योतकी उत्तक हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट जो होता है इसको इसको बोलते हैं हम लोग अस्थाई उत्तक, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट टिश्यू भी बोला जाता है। तो यहां पर लिखेंगे अस्थाई उत्तक, अस्थाई उत्तक, और इसी को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अस्थाई उत्तक
परमानेंट टिश्यू। ये हो गया पादप ऊतक का दो भाग, यानी कह सकते हैं पादप ऊतक का दो पुत्र ना। एक बेटवा का नाम है विभाजोत्की ऊतक, दूसरा बेटवा का नाम है अस्थाई ऊतक ना। तो एक बेटा जो है इसका सेटल हो गया, एकदम अस्थाई हो गया, जब वो मिल गया इसको एकदम शादी उदी हो गया, एकदम सेटल हो गया अपने लाइफ में। लेकिन दूसरा जो है विभाजोत्की है, ये अभी नटखट लाल है, इसका अभी जो है प्रक्रिया चल ही रहा है ना। इसके नाम से ही आपको देखिए होता क्या है कि अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसका जो नेम होता है, हेडिंग जो नेम होता है, उसी में जो है ना उस टॉपिक का बहुत कुछ छुपा रहता है। अगर उस पॉइंट को आप समझ पाए, जैसे यहाँ पर हम लिखे विभाजोत्की ऊतक, अगर इसकी मीनिंग को आप समझ पाए तो इसके अंदर जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो बहुत ही आसान लगने लगेगा ना। और यहाँ पर जो है अस्थाई ऊतक, ये दो ऊतक जो है ये वर्गीकृत किए हम किसको, तो पादप ऊतक को ना। अब हम बात करते हैं कि विभाजोत्की ऊतक के कितने प्रकार होता है, क्योंकि विभाजोत्की ऊतक भी हमको पढ़ना है और अस्थाई ऊतक के बारे में भी पढ़ना है। तो इसको जो हम लोग फर्दर जो है तीन भागों हम लोग क्लासिफाइड करते हैं इसको, और तीनों भाग का नाम आप लोग लिखिएगा। देखिए तीनों भाग का नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों का आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके हम लोग तीनों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभाजोत्की ऊतक। अब बार बार विभाजोत्की ऊतक लिखने की जरूरत नहीं है, शीर्षस्थ ऊतक हम लिख देंगे ना। इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोलते हैं एपिकल, एपिकल बोलिए या शीर्षस्थ ऊतक बोलिए। ये किसका पार्ट है, तो विभाजोत्की ऊतक का ही पार्ट है ना। दूसरा जो होता है ये होता है पार्श्व ऊतक, पार्श्व ऊतक। पार्श्व ऊतक जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल, लेटरल टिश्यू। लेटरल होता है यानी पार्श्व होता है। जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से पार्श्व ऊतक की मदद से जो है पौधा की जो टहनी होती है और जो भी एक तरह से कह सकते हैं कि पौधा का जो भी जो बीच का जो एरिया होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो जड़ होता है और तना होता है, उसकी मोटाई में जो है वृद्धि करने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, पार्श्व ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो विभाजोत्की ऊतक में हम लोग जो है पहला हम लोग पढ़ेंगे शीर्षस्थ ऊतक के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे पार्श्व ऊतक के बारे में, तीसरा जो होता है, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा इसको जो हम लोग बोलते हैं अंतर्वेशी, अंतर अंतर्वेशी। अंतर्वेशी को हम लोग जो है एपिकल बोलते हैं, इंटरकैलरी। एपिकल तो ये हो गया, देखिए शीर्षस्थ को हो गया एपिकल, इसका हो गया लेटरल, इसको बोलते हैं इंटरकैलरी, इंटर कैलरी टिश्यू। कौन सा टिश्यू, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए हम सिर्फ विभाजोत्की ऊतक को हम बार बार नहीं लिखे हैं, अगर इसका पूरा नाम आपको लिखना है तो शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभाजोत्की ऊतक, पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, शीर्षस्थ विभाजोत्की ऊतक, और इसका क्या हो जाएगा पार्श्व, पार्श्व विभाजोत्की ऊतक, ये पूरा नाम हो जाएगा। और इसका क्या होगा अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभाजोत्की ऊतक, ये पूरा नाम जो है इसका हो जाएगा। सिर्फ हम जो है इसका नाम बार बार नहीं लिखें, सिर्फ लिखें अंतर्वेशी ऊतक, पार्श्व ऊतक और शीर्षस्थ ऊतक, इंटरकैलरी टिश्यू। ये तो भाग हो गया किसका, विभाजोत्की ऊतक। तो विभाजोत्की ऊतक को हम लोग कितने भागों में बांटे, तो तीन भागों में इसको हम लोग बांट कर जो है हम पढ़ेंगे। अभी तो हम क्लासिफाइड कर दीजिए, एक एक करके तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे किसका क्या कार्य होता है पौधे में। तो पहला हो गया शीर्षस्थ, दूसरा हो गया पार्श्व और तीसरा हो गया अंतर्वेशी। इसको आप लोग नोट करिए, जिस प्रकार से हम लिखते हैं उसी प्रकार से आप लोग भी इसको नोट करते जाइए। अब हम बात करेंगे अस्थाई ऊतक। अस्थाई ऊतक जो होता है इसको हम लोग जो है दो भागों में बांटते हैं। अस्थाई ऊतक को कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है सरल अस्थाई ऊतक, दूसरा होता है जटिल। सरल को सिंपल बोलते हैं, सिंपल, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको। इसको बोलते हैं सरल अस्थाई ऊतक, पूरा नाम क्या होगा इसका, सरल अस्थाई ऊतक। इसको क्या बोलते हैं, जटिल अस्थाई ऊतक ना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए हम जो है शॉर्ट में लिख दिए, सरल को सिंपल और जटिल को कॉम्प्लेक्स। तो जितने भी
पादप उत्तक होते हैं उनको पहले हम लोग कितने भागों में बांटे, दो भाग में ना। पादप उत्तक का दो पुत्र कौन कौन, विभाजोत्की और अस्थाई। विभाजोत्की जो होता है वो अभी जो है पढ़ लिख रहा है, यानी नालायक है, बहुत अस्थाई नहीं हुआ अपने जीवन में, वो भी चल ही रहा है, मतलब इसमें विभाजन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक जो पुत्र है दूसरा वो सेटल हो गया, अस्थाई हो गया ना, शादी विवाह कर लिया, अपने जीवन में आप जो है एकदम निश्चिंत हो गया। एक हो गया सेटलमेंट हो गया इसका, तो इसको बोलते हैं अस्थायी उत्तक और इसको बोलते हैं विभाजोत्की उत्तक। विभाजोत्की उत्तक को हम लोग फर्दर तीन भागों में क्लासिफाइड किए। एक को बोलेंगे शीर्षस्थ, दूसरा को पार्श्व पार्श्व बोलते हैं, और तीसरा जो होता है उसको अंतर्वेशी बोलते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक को दो भागों में, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। अब जो सरल अस्थायी उत्तक होता है इसको हम तीन भागों में बांटते हैं ना, इसको कितने भागों में, तीन भागों में। और जो जटिल होता है, जटिल को दो भाग में, देखिए जटिल जो होता है इसको दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं जाइलम, जाइलम, और दूसरा को बोलते हैं फ्लोएम ना। तो जाइलम और फ्लोएम ये दो भाग हो गया किसका, जटिल का, जाइलम और फ्लोएम। और इसका जो है तीन पार्ट होता है, अब तीनों का नाम लिखना पड़ेगा। पहले क्या करिए, इसको नोट करिए, फिर हम क्या करेंगे, ये सरल जो अस्थायी उत्तक है इसका हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर लिखने के लिए, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसको हम इरेज करेंगे फिर लिखेंगे। विभाजोत्की उत्तक को हम मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। आगे हम इसको लिखेंगे, सरल अस्थायी उत्तक को हम लोग जो है तीन भागों में बांटेंगे और तीनों भाग का नाम लिखने वाले। देखिए उसको उठा के यहाँ पर लिखते हैं, सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक। सिंपल, सिंपल कह सकते हैं इसको परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसको जो है तीन भागों में बांटा जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक क्लासिफिकेशन आपको नहीं आएगा तब तक जो है आपको उसके बारे में नॉलेज कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि उसका वर्गीकरण आपको समझ में आना चाहिए कि इसको हम किस प्रकार से बांटते हैं ना। तो पहला जो भाग होता है इसको बोलते हैं मृदु उत्तक, मृदु, मृदु उत्तक। मृदु उत्तक को बोलते हैं पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। इसके बाद जो होता है दूसरा, इसको बोलते हैं दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। अब देखिए दृढ़ उत्तक जो होता है इसको अगर यहाँ पर लिखें या नीचे लिखें, क्योंकि एक लाइन से अगर आपको याद करवाना हमको है, क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको याद भी करवाना है। तो पेरेनकाइमा, देखिए इंग्लिश बहुत आसान है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और एस्केलेरेनकाइमा, एस्केलेरेन काइमा। तो ऐसे याद करने में आप क्या होगा, अगर इस प्रकार से याद करिएगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा, तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और तीनों जो है एक सीरीज में हो जाएगा, पेरेन, कोलेन और एस्केलेरेन ना। तो अगर इसको हम लिखना चाहते हैं सीरीज में, तो इसको लिखेंगे स्थूल कोण, स्थूल कोण ना, और इसको लिखेंगे दृढ़, दृढ़ उत्तक। ठीक है, चलिए। तो तीन प्रकार से आप लोग इसको देख चुके हैं कि जो सरल अस्थायी उत्तक होता है, सरल अस्थायी उत्तक, पहला सरल अस्थायी उत्तक हो जाएगा मृदु उत्तक, दूसरा हो जाएगा स्थूल कोण उत्तक, और तीसरा हो जाएगा दृढ़ उत्तक। ये तीनों का नाम जो है आपको इंग्लिश में याद रखना जरूरी है। अब इंग्लिश में क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हिंदी नाम देता ही नहीं है ना। आपसे ऑप्शन में दे देगा पेरेनकाइमा, अब पेरेनकाइमा कैसे लिखेगा, तो ऐसे लिखेगा पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेन काइमा, एस्केलेरेन
स्क्लेरेन काइमा। तो इस प्रकार से जो है तीनों का नाम जो है ऑप्शन में दिया रहता है ना। और आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि तीनों में से कौन सा जो है सॉफ्ट है और कौन सा इसमें से हार्ड है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो आपको पूछेगा एग्जाम में, इसलिए इसका इंग्लिश नाम याद करना बहुत ही जरूरी है। तो याद करिए, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पहले तो आप लोग जो है क्लासिफिकेशन देखिए, आपके दिमाग में छपा कि नहीं, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको आनी ही चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी बोलिए। देखिए पहले जो है आपको पादप कोशिका को दो भागों में बांटना है। एक को बोलना है विभाजोत्की उत्तक ना। विभाजोत्की उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अस्थाई उत्तक, जिसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहेंगे, अस्थाई उत्तक कहेंगे। तो जो विभाजोत्की उत्तक होता है उसको हम लोग जो है फर्दर तीन भागों में बांटते हैं। विभाजोत्की उत्तक को कितने भागों में, तीन भागों में बांटेंगे ना। तीनों भाग का आप लोग नाम बोलिए। तो पहला को एपिकल, एपिकल मतलब होता है शीर्ष अस्थ ना, एपिकल हो गया। उसके बाद पार्श्व वाला जिसको हम लोग लेटरल कहते हैं, क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग अंतर्वेशी कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतर्वेशी बोलते हैं। और इंटर कैलरी उसको कहा जाता है ना, इंटर कैलरी। तो ये तीन पार्ट हो गया था। अब हम चलते हैं राइट साइड, जो अस्थाई उत्तक था, अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक को हम लोग जो है दो भागों में बांटते थे, एक को सरल अस्थाई उत्तक, दूसरा को जटिल अस्थाई उत्तक। ये दो पार्ट हो गया। अब जो है सरल अस्थाई उत्तक को फिर तीन भाग में, सरल अस्थाई उत्तक को कितने भाग में, तीन भाग में, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जो जटिल अस्थाई उत्तक है उसको दो भाग में बांटेंगे, एक को बोलेंगे जाइलम, दूसरा को बोलेंगे फ्लोएम। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी हम आपको बोल के सुनाए हैं, उसी प्रकार से आप लोग क्या करिए, इसको नोट करिए और प्रैक्टिस करिए और आंख बंद करके बोलने का प्रयास करिए कि आपसे हो पाता है कि नहीं, आप जो है इसका क्लासिफिकेशन याद कर पाते हैं कि नहीं ना। जब तक क्लासिफिकेशन याद नहीं होगा तब तक आपको पढ़ने में आसानी नहीं होगी। पढ़ तो कोई भी लेता है, किताब में सब कुछ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ भी जाएगा तो थोड़े टाइम के बाद भूल जाइएगा ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे किसका, तो यहाँ पर जो विभाज्योत्की उत्तक लिखा हुआ था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग हेडिंग दे दीजिए विभाज्योत्की उत्तक, विभाज्योत्की उत्तक। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। और हेडिंग दे दीजिए विभाज्योत्की उत्तक, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और ये सब चीज जो आप हल्के मत लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो उस समय आप लोग सोचिएगा कि काश हम पढ़ लिए होते, तो ये क्वेश्चन बन गया रहता है ना। चलिए हेडिंग दे दीजिए विभाज्योत्की उत्तक, विभाज्योत्की उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू। विभाज्योत्की उत्तक जो होता है ये ऐसा उत्तक होता है जिसमें लगातार विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है, जो कोशिका विभाजन है। इसलिए देखिए नाम से ही स्पष्ट है विभाज्योत्की उत्तक। मतलब आपको हम बताए थे कि जितने भी कोशिका होती है, कोशिका को दो भाग में बांटते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन का जो कार्य करता है वो जो है सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है, लेकिन पादप में इस प्रकार का जो है कोई भी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाएगा, तो एनिमल, एनिमल जितने भी जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर में जो है ये पाया जाता है। लेकिन पादप में भी जो है कोशिका विभाजन देखने को मिलता है बहुत ही कम मात्रा में ना। तो उसका कोशिका विभाजन कौन करता है, तो सेल प्लेट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सेल प्लेट के द्वारा किया जाता है। तो क्या होता है कि विभाज्योत्की उत्तक में इसका कोशिका जो भी होता है वो विभाजित होते रहता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विभाज्योत्की उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट, जो आपको लिखना है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें इसमें लगातार विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है ना।
तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद करना है कि विभाजोत्कीय ऊतक में विभाजन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, लगातार कंटिन्यूअसली क्या होता है, इसमें विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है। और दूसरा पॉइंट आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, जो विभाजोत्कीय ऊतक होता है इसमें अंतर कोशिकीय स्थान जो है बहुत ही कम होता है। अंतर कोशिकीय यानी दो कोशिका के बीच का जो स्थान होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है ना। तो दूसरा पॉइंट हो गया अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान कम होता है, कम होता है ना। तो विभाजोत्कीय ऊतक के कारण जो है, विभाजोत्कीय ऊतक के कारण जो है लगातार कंटिन्यूअसली जो है कोशिका का विभाजन कह सकते हैं, यानी नई कोशिका का निर्माण, इसमें लगातार जो है विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है। और जो ये विभाजोत्कीय ऊतक है इसमें अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। दो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है, जगह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। तो इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है उसको हम जो है विभाजोत्कीय ऊतक में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, कम देखने को मिलता है ना, क्योंकि पास पास होगा कोशिका, दोनों सटा हुआ होगा, इसलिए उसमें जगह जो है आपको कम देखने को मिलता है ना। अब हम बात करते हैं कि विभाजोत्कीय ऊतक, अब विभाजोत्कीय ऊतक को आगे हम जो है तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे ना। अब तीनों भाग के बारे में जो है एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज इसमें हम कहना चाहेंगे और कि विभाजोत्कीय ऊतक जो होता है इसी के चलते पौधा में वृद्धि और विकास होता है, यानी पौधा में तना हो गया, जड़ हो गया, उसमें वृद्धि एवं विकास देखने को मिलता है। किसके कारण, तो यही विभाजोत्कीय ऊतक के कारण। तो यहाँ पर लिखना है पौधा में, पौधा में वृद्धि एवं विकास, विकास इसी के कारण होता है। वृद्धि भी होगा और विकास भी होगा, क्योंकि अंतर कोशिकीय स्थान भी इसमें कम होता है और लगातार कोशिका का क्या होता है, इसमें विभाजन देखने को मिलता है। तो ये तीन पॉइंट आप लोगों को नोट करना है और याद भी करना है। इसमें लगातार विभाजन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान कम होता है, इसी के चलते पौधे में जो है लंबाई में वृद्धि होता है और उसका विकास भी होता है ना। तो ये देख लिया आप लोग विभाजोत्कीय ऊतक। अब हम जो है इसका पहला पार्ट, जो इसका पहला भाग था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल। एपिकल मतलब होगा शीर्ष अस्थ, शीर्ष अस्थ विभाजोत्कीय ऊतक, विभाजोत्कीय ऊतक ना। तो शीर्ष अस्थ विभाजोत्कीय ऊतक आप लोग हेडिंग दे दीजिए, शीर्ष अस्थ विभाजोत्कीय ऊतक जो होता है। अब ये देखिए इसका नाम ही है शीर्ष अस्थ यानी एपिकल, इसको क्या बोलते हैं, तो एपिकल बोलते हैं, एपिकल। अब क्या होता है कि कोई भी पौधा आप देखिएगा, पौधा के सबसे जो ऊपर का हिस्सा होता है यानी शीर्ष हिस्सा होता है, शीर्ष भाग, उस भाग में इस प्रकार का जो उत्तक पाया जाता है, शीर्ष उत्तक। इसके चलते जो है पौधा की लंबाई में वृद्धि होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि पादप में लंबाई में वृद्धि किस उत्तक के कारण होता है। पौधों में उसकी जो हाइट होती है, लंबाई होती है, तो लंबाई में वृद्धि किस उत्तक के कारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शीर्ष अस्त उत्तक। जो शीर्ष पर रहता है वही, जैसे मान लीजिए मेरा मुंडी है ना, इसी पर क्या पाया जाएगा, ये शीर्ष उत्तक पाया जाएगा और यहां से खींचेगा, चाहेगा कि ये ऊपर की ओर और क्या करे, बढ़े यानी विकास करे ना। तो पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेवार होता है, तो यही शीर्ष अस्त उत्तक होता है। इसी में जो है विभाजन की प्रक्रिया होती है और ये ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, एक कोशिका के ऊपर दूसरा कोशिका, दूसरा कोशिका तीसरा, ऐसे करके जो है सेल पर सेल जो है बनते जाता है और ऊपर की ओर बढ़ते जाता है ना। तो आप लोग लिखिएगा शीर्ष उत्तक में यह पौधा के शीर्ष भाग, शीर्ष भाग में पाया जाता है, शीर्ष भाग में पाया जाता है। देखिए ये क्या होता है, एपिकल होता है। एपिकल मतलब होता है शीर्ष भाग। ये किस भाग में पाया जाता है, तो शीर्ष भाग में पाया जाता है। अब इसके चलते होता क्या है, तो गौर करिएगा, यह पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है,
लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, देखिए दो पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। पहला पॉइंट है जो है आपको शीर्ष अस्त विभाजोत्की ऊतक की जब हम बात करते हैं तो यह क्या करता है, पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है ना। पहले तो ये पता करना है कि पौधा के किस भाग में पाया जाता है, फिर देखेंगे इसका कार्य क्या ना। तो इसका प्रथम जो पॉइंट हम नोट करेंगे, और यह किस भाग में पाया जाता है, तो यह शीर्ष भाग में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है पौधा में, तो पौधा में इसका कार्य है कि लंबाई में वृद्धि करना। क्या करना, लंबाई में क्या करना, वृद्धि करना। तो दो पॉइंट आप लोग याद करिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट है। यही दो पॉइंट जो है इससे आपको पूछा जाएगा शीर्ष ऊतक से। ये शीर्ष भाग में होता है, पौधा के शीर्ष भाग में, और ये पौधा की वृद्धि करता है, यानी लंबाई में जो पौधा का हाइट होता है, हाइट को बढ़ाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो यही शीर्ष अस्त विभाजोत्की ऊतक यानी एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पूरा नाम अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग क्या पढ़े, विभाजोत्की ऊतक पढ़े, उसके बाद हम लोग शीर्षस्थ विभाजोत्की ऊतक पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो पार्श्व जो साइड वाला होता है, लेटरल, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसका आप जो है वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। अब हम पढ़ने वाले हैं जो सेकेंड पॉइंट है, शीर्ष हो गया। अब हम पढ़ेंगे पार्श्व। चलिए आप लोग हेडिंग दे दीजिए, पार्श्व विभाजोत्की ऊतक। पार्श्व विभाजोत्की ऊतक जो होता है वो पौधा में जो है मोटाई में वृद्धि करता है। नंबर 2, पार्श्व विभाजोत्की ऊतक, पार्श्व विभाजोत्की ऊतक, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेटरल, लेटरल मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इतना बड़ा नाम है ना। तो शॉर्ट में आप याद रखना है क्या, पार्श्व, पार्श्व विभाजोत्की ऊतक। अब ये होता क्या है, ये क्या करता है कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज्यादा जो है बड़ा बड़ा वृक्ष होता है, और उसका जो तना होता है वो भी जो है मोटा मोटा होता है ना। और जड़ से ऊपर की ओर, जड़ से ऊपर की ओर जो आप देखते हैं तना जो आगे की ओर बढ़ता है, बहुत ही मोटा मोटा वृक्ष आपको देखने को मिलता है। तो उस मोटा मोटा वृक्ष होने में कौन सा ऊतक जिम्मेवार होता है, तो यही पार्श्व ऊतक जिम्मेवार होता है। इसी के चलते जो है पौधा के जड़ और तना की जो है मोटाई में वृद्धि होता है। और इसी ऊतक के कारण जो है उसमें क्या बनता है, वलय बनता है, वलय। उसी वलय को काउंट करके जो है आप पता लगा सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे ऐसा पेड़ होता है, ऐसा पेड़ होता है, वलय देखिएगा गोलाकार, ऐसा ना। मान लीजिए ऊपर की ओर टहनी बढ़ा, फिर आगे जाकर ऐसे करके टहनी बढ़ा। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ये जड़ है, ये जो बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट में क्या होता है, वलय नामक संरचना होता है, गोलाकार ना। गोलाकार कैसे होता है, सो देखिएगा ऐसे करके, ऐसे हो गया, फिर बीच से ऐसे हो जाएगा, फिर बीच से ऐसे हो जाएगा। तो ये जो वलय है, इसी वलय को काउंट करके हम जो है काउंट करते हैं कि, और अंदाजा लगाते हैं कि ये पौधा जो है कितना वर्ष पुराना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधा की आयु जो है किस प्रकार से हम लोग पता लगाते हैं, तो वलय जो होता है पौधा में, वलय, उसी वलय को जो है काउंट करके, गिनती करके हमको मालूम होता है कि यह पौधा कितना वर्ष पुराना है ना। तो आगे हम बात करते हैं कि यह कहां पाया जाता है, तो याद करिएगा, पौधा के पार्श्व, पार्श्व भाग में वृद्धि करता है। पौधा क्या करता है, पार्श्व भाग में, यानी जो साइड वाला भाग होता है उसमें ये वृद्धि करता है। इसके चलते क्या होता है, जड़, जड़ एवं तना, जड़ एवं तना की मोटाई में वृद्धि, मोटाई में वृद्धि होता है। दो चीज याद रखिए इसमें, दो पॉइंट। पहले पूछेगा
कि पार्श्व जो विभाजोत्की ऊतक होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग आंसर करिए कि पौधा के जो भी पार्श्व वाला भाग होता है, लेटरल भाग होता है, जिसके चलते क्या होता है, पौधा के जड़ एवं तना वाले भाग में जो है मोटापन देखने को मिलता है, यानी तना की मोटाई और जड़ की मोटाई जो है वृद्धि होता है। ये किस ऊतक के कारण होता है? तो ये ऊतक हो जाएगा आपका पार्श्व विभाजोत्की ऊतक के कारण होता है। और इसी के चलते जो है ये जब मोटा होता है तो उसमें क्या होता है, वलय नुमा संरचना होता है, इसे गोलाकार। जब आप कोई कोई आप बड़े बड़े वृक्ष को जब आप कटते हुए देखे होंगे तो उसमें देखिएगा, जब वो कटता है तो उसमें देखिएगा एक वलय होता है, ऐसे गोलाकार वलय होता है। उसी वलय को काउंट करके हमको क्या पता चलता है कि ये पौधा कितना वर्ष पुराना है, ये वृक्ष जो है कितना वर्ष पुराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है तीसरा और लास्ट हम लोग देखेंगे किसका, तो ये विभाजोत्की ऊतक का। विभाजोत्की ऊतक जो तीसरा पार्ट है उसको हम लोग क्या पढ़े थे, तो उसको हम लोग पढ़े थे नंबर 3। तो पहला हो गया था आपको एपिकल, दूसरा हो गया लेटरल। अब हम तीसरा की बात करते हैं तो अंतर्वेशी इसको बोलते हैं। तीसरा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अंतर्वेशी। अंतर्वेशी अंतर्वेशी इसी को हम लोग जो है इंटर कैलरी कहते हैं। इंटर कैलरी इंटर कैलरी। अब अंतर्वेशी जो होता है ना, ये शीर्ष अस्त ऊतक का ही भाग है। गौर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कुछ नया नहीं है। ये जो ऊतक आपको दिख रहा है अंतर्वेशी या इंटर कैलरी, इसको टिश्यू का नाम हम देते हैं। तो ये जो है किसका भाग है, तो जो पहले वाला हम लोग पढ़ते हैं शीर्ष अस्त ऊतक, ये उसका ही भाग है। अब होता क्या है, आप लोग जो है बकरी उकरी या भैंसिया चराने के लिए जाते होंगे ना, बकलोलिया सब जो है बकरी लेके जाती है चराने के लिए। तो जो पौधा होता है, जो घास का पौधा होता है, उस पौधे को जो है बकरियां खा जाती है, बकरी खा जाती है। खाने से पहले मान लीजिए हम एक फोटो के माध्यम से आपको दिखाते हैं, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये घास है, क्या है, ये ऐसे करके घास है। अब क्या हुआ, बकलोलिया जो है बकरी लेके आई, बकरी चराने के लिए गई और बकरियां क्या की, इस घास को खा गई ना, इस घास को खा गई। खाने से पहले जैसा घास दिख रहा है, उस घास के ऊपर वाले भाग में कौन सा ऊतक पाया जाएगा, तो शीर्ष अस्त ऊतक पाया जाएगा, जिसके चलते इस पौधा की लंबाई में क्या होता है, वृद्धि होता है। लेकिन अब क्या होता है, आके बकरिया इसका खा जाती है, ऊपर वाला जो है ये एरिया है उसको खा जाती है ना, खा जाती है। अब खाने के बाद क्या होता है, खाने के बाद अब वहां पर जो है वृद्धि प्रारंभ होता है, उस पौधा में वृद्धि प्रारंभ होता है। सबसे पहले जो है गांठ बनता है, गांठ बनता है, फिर वहां जाके वृद्धि होता है। जैसे दुभी उभी देखे होंगे, गांव देहात में मिलता है दुभी, आप लोग नाम भी कोई नहीं सुने होंगे, कुछ जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा दुभी क्या होता है ना। तो जो लड़की सब शादी होके अगर जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो मम्मी जो है उसके क्या बोलते हैं, वो साड़ी का अचरा होता है, उसमें मम्मी लोग जो है दुभी डालती है, चावल डालती है, हल्दी डालती है, शगुन के लिए। पता नहीं उससे होता क्या, हमको पता नहीं है, लेकिन वो सब डालती है दुभी, तो उसको शुभ माना जाता है ना। तो उसको जब ये बकरिया खा गई, खाने के पश्चात अब जो वृद्धि होगा वही वृद्धि कहलाएगा क्या, अंतर्वेशी वृद्धि ना, अंतर्वेशी वृद्धि। अब अंतर्वेशी वृद्धि क्या होगा, कुछ समय के पश्चात फिर वो पौधा जो है वो अपने पुराने रूप में आ जाएगा ना। तो उससे पहले जो वृद्धि होगा, पुराने रूप से जो पुराने रूप में आने से पहले जो वृद्धि होगा, उसी वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे, अंतर्वेशी यानी इंटर कैलरी इसको कहते हैं। देखिए ये कोई अलग प्रकार है नहीं, अगर मुख्य रूप से हम देखेंगे ये किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है किसका, शीर्ष अस्त ऊतक का ही पार्ट है। किसका है, तो शीर्ष अस्त ऊतक, यहां पर लिख लीजिए, यह शीर्ष अस्त ऊतक का ही भाग है, भाग है ना। यह क्या होता है, शीर्षक ऊतक का ही भाग होता है, लेकिन जब ये वृद्धि करता है तो शीर्षक ऊतक से जो है अलग हो जाता है। वृद्धि करने के पश्चात शीर्षस्थ ऊतक से क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है, अपना डिवाइड करके ये अपना जो है वृद्धि करने लगता है। तो ये कुछ नहीं है, उसी का भाग है। जब ये वृद्धि करता है कब होता है, तो जब पौधे उधे को जो है कोई घास जो है उसको अगर कोई बकरी या कोई जानवर अगर मवेशी खा जाता है, तो उसके पश्चात जो वृद्धि होता है, तो देखिएगा कि जितने भी गेहूं का हो गया ना, गेहूं का हो गया, और उसके बाद
दुबियो भी घास फूस होता है, तो उसमें जो भी वृद्धि देखने को मिलता है ना, ये इसी ऊतक के कारण होता है, अंतर्वेशी ऊतक के कारण देखने को मिलता है। तो आज हम लोग जो है क्या पढ़े, तो पादप ऊतक का क्लासिफिकेशन देख लिए। उसके बाद देखें पादप ऊतक का जो है क्लासिफिकेशन करने के पश्चात एक प्रकार जिसको हम लोग बोलते हैं विभाज्योतकी ऊतक, उसके बारे में हम लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए। विभाज्योतकी ऊतक को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका या हम जो मेहनत करते हैं उस मेहनत को आप लोग को जो है अच्छा लगता है, तो आप लोग क्या करिए, इसको लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ताकि हमको मोटिवेशन प्राप्त होगा और भी मेहनत करके हम आगे आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जो है दूसरा हम लोग उत्तक की चर्चा करेंगे, जो क्या था, अस्थायी उत्तक था ना। तो अस्थायी उत्तक की हम चर्चा करते हैं। आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। देखिए कॉपी में जब तक आप नोट नहीं बनाइएगा, नोट्स नहीं बनाएगा अपना खुद का, तब तक क्या होता है कि ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। आप तो पढ़ लीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप अपने कॉपी में नहीं लिखिएगा तब तक आपको दिमाग में नहीं रहेगा ज्यादा दिनों तक। तो इसलिए कहते हैं, हम बार बार कहते हैं, इस बात को आप मानिए, मानकर चलिए, जो हम बोल देते हैं वो सत्य होता है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीजों को हम लोग जो है भुगत चुके हैं खुद। अपना नोट्स और अपनी बीबी बार बार हम कहते हैं, वो हमेशा काम देती है। इसलिए आप लोग जो है ध्यान से इसको पढ़िए। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, अस्थाई उत्तक। अब देखिए अस्थाई उत्तक जो होता है वो मृत भी हो सकता है और जीवित भी हो सकता है। इसमें 2 प्रकार के उत्तक आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो कोशिकाएं होती है वो कोशिका मृत भी हो सकती है और जीवित की हो सकती है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि अस्थाई उत्तक जो होता है जीवित एवं मृत, एवं मृत दोनों कोशिकाएं होती है। समझ गए? इसमें क्या होता है कि जीवित एवं मृत दोनों प्रकार की कोशिका आपको देखने को मिलती है। किसमें? अस्थाई उत्तक में। इसका नाम ही अस्थाई यानी परमानेंट टिश्यू है, और इसमें जीवित और मृत दोनों कोशिका देखने को मिलता है। और इसमें भी अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। जिस प्रकार से अभी हम जो है विभाज्योतकी उत्तक की चर्चा किए थे, उसमें भी था लेकिन उतना नहीं था, बहुत ही कम था। इसमें भी उसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है, और इसमें जीवित एवं मृत दोनों प्रकार की कोशिका आपको देखने को मिलेगा ना। अब इसको हम लोग जो है 3 भागों में बांटे थे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िए ना। तो पहला जब हम पॉइंट देखते हैं, इसका पहला जो भाग था इसको हम लोग बोलते हैं पेरेनकाइमा ना, पेरेनकाइमा। अब याद देखिए होता क्या कि आप लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं बार बार। तो पेरेनकाइमा जो होता है, पेरेन मतलब होता है पेरेंट, याद रखिएगा, पेरेन मतलब पेरेंट, पेरेंट मतलब होता है माता पिता। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आप खाना उना नहीं खाना चाहते हैं, तो मम्मी पकड़ के लाती है और बाबू नूना करके, बउआ खा ले, बाबू खा लो ना। तो बउआ का तो हम ना खबो ना, लेकिन मम्मी जो है किसी भी प्रकार से बहला फुसला कर आपको कुत्ता बिल्ली ये सब का भी झांसा देती है और कहती है कि खा लो नहीं तो कुत्ता आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपको बोलने का कार्य करती है। तो पेरेंट कायमा मतलब होता है पोलाइटली, पोलाइटली आपको कहा जाता है, यानी मीठी मीठी बात बोलकर जो है आपको खाना खिलाने का प्रयास जो है मम्मी के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, पेरेंट मतलब होता है मृदु उत्तक, मृदु, मृदु उत्तक, इसको क्या बोलते हैं? पेरेंट कायमा, पेरेंट कायमा, मृदु उत्तक। और नाम ही है मृदु उत्तक ना, मृदु मतलब होता है मीठा। अब इसमें क्या होता है कि अंतर कोशिकीय स्थान होता है, अंतर कोशिकीय स्थान होता है, ज्यादा नहीं होता लेकिन होता जरूर है। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, याद रखिएगा, अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है,
उपस्थित होता है। अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है? तो उपस्थित होता है इसमें ना, याद रखिएगा, अंतर कोशिकीय स्थान इसमें उपस्थित होता है। और इसके चलते क्या होता है कि पौधा में आप लोग देखे होंगे हरियाली वाले भाग में ये पाया जाता है। अब हरियाली कहाँ कहाँ होता है? तो टहनी में ना, पत्ती में, उन जगहों पर ये देखने को मिलता है। और हरित लवक इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। हरित लवक जो है अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो गौर करिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मृदु उत्तक जो है इसमें अंतर कोशिकीय स्थान होता है कि नहीं होता है? तो स्थान इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। अब हम दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसमें इसमें हरित लवक अधिक होता है। इसमें हरित लवक क्या होता है? अधिक होता है। हरित लवक की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसका मतलब ये हो गया, ये जो पाया जाता है पत्ती और तना, जितने भी पौधा की पत्ती वाला भाग होता है और तना वाला भाग होता है, उसमें जो है मृदु उत्तक यानी पेरेनकाइमा देखने को मिलती है। और मृदु उत्तक जो होता है एक तरह से कह सकते हैं कि मुलायम तो होता ही है, मुलायम तो होता ही है, और इसमें अंतर कोशिकीय स्थान भी देखने को मिलता है। तो ये कहां पर देखने को मिलेगा? तना एवं पत्ती, तना एवं पत्ती वाले भागों में, पत्ती वाले भागों में। तो तना एवं पत्ती वाले भागों में आपको कौन सा उत्तक देखने को मिलता है? तो मृदु उत्तक यानी पेरेनकाइमा आपको देखने को मिलता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि जो पेरेनकाइमा होता है, पेरेनकाइमा इसमें अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, इसमें हरित लवक जो है उपस्थित होता है, तना एवं पत्ती वाले भागों में ये पाया जाता है, तना एवं पत्ती वाले भागों में पाया जाता है। और इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है? तो जो पौधा का एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस मतलब कोशिका, जब आप लोग पढ़ते हैं और उसमें जो छाला होता है, छाला, पौधा का छाला, उसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। देखिए तीन भाग कौन कौन होता है? जब हम बात करते हैं पादप का जो परत होता है, जिसको हम लोग छाल कहते हैं, पौधा का छाल, उस छाल को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। देखिए जो पहला परत होता है, पहला परत, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ना। दूसरा जो भाग होता है डर्मिस, डर्मिस। तीसरा जो भाग होता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। ये तीन भाग जो है, अगर आप पादप पादप का जो छाला होता है, छाल, उस छाल को, या कह सकते हैं कि पादप का जो बाहरी परत होता है, उस परत का जो है तीन लेयर होता है, तीन प्रकार के लेयर अपने उसमें देखने को मिलता है। जो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे ऊपर होता है उसी को बोलते हैं एपिडर्मिस कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं, और तीसरा को हाइपोडर्मिस कहा जाता है ना। तो ये तीन जो है लेयर आपको देखने को मिलेगा। अब जो पहला लेयर है एपिडर्मिस, यही एपिडर्मिस है जिसमें जिसमें मृदु उत्तक पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पादप के किस भाग में जो है आपको मृदु उत्तक देखने को मिलता है? तो पादप के एपिडर्मिस वाले भाग में। किसमें? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस वाले भाग में पाया जाता है। एपिडर्मिस वाले भाग में जो है ये पाया जाता है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सो सुनिएगा, यही मृदु उत्तक है, यही मृदु उत्तक है जो पादप के एपिडर्मिस वाले भाग में पाया जाता है। यही एपिडर्मिस वाले भाग से गोंद निकलता है। आप लोग पढ़े होंगे गोंद, जब पौधा में देखते होंगे कि जो है एक चिपचिपा पदार्थ निकलते रहता है, चिपचिपा पदार्थ, उसी को कहते हैं गोंद, रेजिन। ये सब जो है किस भाग से निकलता है? तो यही मृदु उत्तक के भाग से। तो अगला पॉइंट आप नोट करिए, गोंद, रेजिन इत्यादि या आदि की उत्पत्ति, गोंद, रेजिन ना, इन सभी चीजों का उत्सर्जन जो है वो पौधा के किस भाग से होता है? तो
परत वाले भाग से, जो एपिडर्मिस होता है, जो पौधा का छाला होता है, उसी भाग से ये उत्पन्न होता है। और इसमें किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तो मृदु उत्तक इसमें देखने को मिलता है ना। देखिए वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, इसका भी हम लोग को ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का शिकायत आता है कि सर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, देखने में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आपको पता है कि घर में आटा रहे ना रहे, मोबाइल में डेटा रहना चाहिए, ताकि शॉर्ट वीडियो भी बच्चे लोग देखते हैं ना, तो उसका भी हम लोग ख्याल करते हैं ताकि वीडियो छोटा हो और वो आसानी से देख पाएँ, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता है नेट नेट का ना, तो नेट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए आज आप लोग जो है क्या पढ़े? क्लासिफिकेशन देख लिए, उसके बाद जो है एक तो पूरी तरीके से पढ़ लिए आप लोग, एक तो जो है पूरी तरीके से पढ़ लिए विभाज्योति उत्तक। दूसरा जो है एक हम पढ़ा चुके हैं, मृदु उत्तक में हम पढ़ लिए हैं, और ये अस्थाई उत्तक का भाग है। इसमें दो भाग और बच गया, पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो कल हम लोग जो है दो पार्ट पढ़ लेंगे। पेरेन्काइमा तो भी पढ़ लिए, तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम इधर वाला जो भाग था, इधर वाला जो भाग था जिसको हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स में देखिए अस्थायी उत्तक को दो भाग में बांटे थे। अस्थायी उत्तक को कितने भाग में बांटे थे? तो पहला था सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा था हम लोग को जटिल। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है? सरल अस्थायी उत्तक का भाग था। ये क्या था? सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक। तो अभी हम लोग जो है सरल अस्थायी उत्तक पढ़ रहे हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक में दो भाग और बच गया है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा ना। तो उन दोनों भाग को हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये सरल हो गया, और कॉम्प्लेक्स जैसे हम पढ़ेंगे जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में दो पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम से जो है बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए, उसमें आपको जाइलम फ्लोएम, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो उस क्लास को, जो अगली क्लास होगी, वो पादप उत्तक का जो है आखिरी क्लास होगी, और उसमें हम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है हम लोगों को वीडियो को बनाने में ना। और इसलिए क्या होता है कि कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है हम लोगों को कि फीडबैक बच्चे के द्वारा जो है मिलना बहुत जरूरी रहता है। फीडबैक जब तक नहीं मिलता है तब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं मिल पाता है ना। तो अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहिए, अच्छे व्यवहार करिए ना। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।